Yes. आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है और ये नेशनलिज्म क्या इम्पैक्ट लेके आता है यूरोपियन कंट्री के ऊपर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और हम अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड प्रिवेलिंग इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। लिबरलिज्म मतलब होता है कि फ्रीडम, एक तरह से लिबरलिज्म मतलब होता है कि जहाँ पे कि कंट्रोल जो हो कम हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो। तो हम यहाँ पे देखना है कि पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे है देन दैट इज कॉल्ड लिबरलिज्म, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुना गया हो, ऐसे गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, जो लोगों के कंसेंट के बेसिस पे रूल करे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे कि पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम हो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। द एंड ऑफ प्रिविलेज ऑफ अरिस्टोक्रेसी, आपको पता है कि 1789 से पहले फ्रांस में जो नोबल्टी थे या क्लर्जी थे उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, फैसिलिटी मिलते थे, जो कि बाकी थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिलता। तो इस तरह का प्रिविलेज को ख़त्म करना भी एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म का पार्ट था। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि ड्रॉबैक क्या था इसका। इट डिड नॉट ग्रांट इक्वल राइट टू मेन एंड वुमेन, वुमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर देयर पॉलिटिकल राइट। ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो पहले राइट टू वोट जो था वो मेन को मिला था। वो भी हर मेन को नहीं मिला था, फिर कुछ लोगों को ही मिला था, जो प्रॉपर्टी क्लास के लोग थे उनको मिला था। बाद में एवरी मैन वाज गिवन आफ्टर सर्टेन एज, लेकिन वुमेन को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता बहुत सालों तक। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि आप कहीं भी जाके बेच सको सामान, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। एंड ऑफ स्टेट रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पहले क्या था कि स्टेट रेस्ट्रिक्ट करता था कि गुड्स वगैरह यहाँ जाकर नहीं बिक सकता है, वहाँ जाकर नहीं बिक सकता है, या कैपिटल मूव नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ को एंड करना, जिससे कि ट्रेड जो है बिना कोई रोक टोक के हो सके। थर्ड जो पॉइंट है कि कस्टम यूनियन जो जोल्वरिन was formed by Prussia in 1834, many German states joined it। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जोल्वरिन जो था कस्टम यूनियन था, जो कि प्रुशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था। और ये इस जो भी प्रोविंसेस जो थे वो इस जोल्वरिन में ज्वाइन होते थे, वो अपने बीच में जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था उसको ख़त्म कर देंगे और फ्रीली गुड्स जो है इजीली मूव कर सकता था वो उन सारे प्रोविंसेस में जो कि जोल्वरिन के मेंबर थे। और इस तरह से ट्रेड का फ्रीडम की बात करते थे लिबरलिज्म। द यूनियन reduce the number of currencies from over 30 to 2 and abolish tariff barrier। देखो जितने भी आपको क्या है कि आपको पता है 39 स्टेट थे जर्मनी में, प्रशिया में पहले, और सारे ये स्टेट के बीच में बहुत सारे करेंसी थे, उस करेंसी को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 2 करेंसी बच गए थे। उसके बाद जो टैरिफ बैरियर थे, यानी कि सामान के एक जगह से दूसरी जगह जब सामान जाता था दूसरे प्रोविंसेस में तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, तो वो टैक्स को भी ख़त्म कर दिया, जिसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो इस तरह से सामान इजीली मूव करने लगा। नेटवर्क ऑफ रेलवे लेड टू ग्रेट मोबिलिटी ऑफ द एंड दस हेल्प टू ब्रिंगिंग नेशनल यूनिटी। उसके बाद इट ऑल्सो बूस्टेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब होता है कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे प्रोविंसेस थे प्रशिया में वो सारे ज्वाइन हो गए थे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड। ठीक है। पॉलिटिकल में ये लिख दो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो प्रिविलेज जो अरिस्टोक्रेसी को मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में मार्केट का फ्रीडम मिल गया। उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था गुड्स के मूवमेंट पे। जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन बनाया गया, प्रशिया के जो भी स्टेट उसमें ज्वाइन हुए उन्होंने अपना सारा बैरियर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया और इस तरह से गुड्स इजीली मूव करना शुरू हो गया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। डिस्क्राइब फ्रेडरिक शोरियोज यूटोपियन विजन ऑफ वर्ल्ड एज डिपिक्टेड इन हिज पेंटिंग। सो एक बहुत बड़ा पेंटर था फ्रेडरिक शोरियो, इसने बहुत चार पेंटिंग बनाए थे।
हमें हमारे सामने उसमें एक पेंटिंग जो है बुक में दिया हुआ, उस पेंटिंग के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि वो क्या विजुलाइज कर रहा था फ्यूचर वर्ल्ड को उस पेंटिंग के थ्रू क्या शो करना चाहता था। देखो पहला उसमें हम पेंटिंग में देखने से हमें पता चलता है कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखो वो चाहता था कि वर्ल्ड जो है फ्यूचर में डेमोक्रेटिक हो, लोगों के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट हो, उसका ड्रीम था। उस ड्रीम को उस पेंटिंग के थ्रू शो करने की कोशिश करी थी। सोशल रिपब्लिक हो, जहाँ पे कि एवरी सोसाइटी जो है सोसाइटी के लोग सोशल रिपब्लिक हो और डेमोक्रेटिक हो, ऐसा वो विजुअलाइज कर रहा था वर्ल्ड के बारे में, और उसी विजुअलाइजेशन को उसने पेंटिंग के थ्रू शो किया है। हिज फर्स्ट प्रिंट शोड पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल द एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई। क्या हो रहा है कि जो लोग हैं मेन एंड वेमेन जो है अमेरिका के और यूरोप के, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके पास से गुजर रहे हैं तो उसको अपना श्रद्धांजलि होमेज पे कर रहे हैं। और लिबर्टी इज ऑफ कोर्स पर्सनिफाइड एज ए वेमेन, तो ये जो फिगर है वो वेमेन फिगर है, एक औरत का फिगर है, और इसमें लिबर्टी को वेमेन के थ्रू पर्सनिफाई किया गया है। और उसके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि लोगों को एक सही डायरेक्शन दे रही है, दिशा दिखा रही है। और दूसरे बुक में दूसरे हाथों में एक दूसरे हाथ में एक बुक है दैट इज कॉल्ड चार्टर ऑफ राइट, जिसमें मेन को बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, और राइट वो राइट है जो कि कोई भी छीन नहीं सकता है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज ले द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। देखो ये क्या हुआ कि उस स्टैचू के नीचे जो है, अगर हम जैसे उसके नीचे देखें यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, और ये बोल रहा है कि ये सारे टुकड़े जो हैं ओल्ड इंस्टीट्यूशन, मोनार्की, क्लर्जी, इनके टुकड़े पड़े हुए हैं, यानी कि अब मोनार्की वगैरह फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, और सब जगह डेमोक्रेसी होगा। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड किंगडम, सबसे आगे यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, और ये दो कंट्री ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, फ्रीडम इनको मिल चुका था, और ये नेशन स्टेट थे पहले। इन हिज प्रिंट ऑफ सोरियो पीपल ऑफ द ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड टुगेदर एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। देखो यहाँ पे जो स्टैचू के साथ ये लोग मूव कर रहे हैं, ऐसे बहुत दूर से मूव कर रहे हैं लोग इस तरह से, और एक ग्रुप, पहला ग्रुप है, फिर आगे दूसरा ग्रुप है, हर एक ग्रुप जो है एक कंट्री रिप्रेजेंट करता है। हमें कैसे पता है? क्योंकि उनके हाथों में फ्लैग है, और वो फ्लैग जो है उस कंट्री का आइडेंटिटी शो करता है। वहीं यहाँ बताया हुआ है कि डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उसको फ्रांस डिस्टिंग्विश्ड बाय स्ट्राई कलर फ्लैग हैज जस्ट रीच द स्टैचू, यानी कि फ्रांस अब उस स्टैचू तक पहुंच चुका है, यानी कि अभी फ्रांस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, एक नेशन स्टेट बन चुका है। एंड सी इज फॉलोड बाय जर्मनी विद देयर ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग। पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू, सिसिली, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया फॉलो इन देयर ऑर्डर, और इस तरह से बाकी सारे कंट्री फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर से भगवान वगैरह लोग देख रहे हैं, ये भी उस पेंटिंग में शो किया हुआ है, और उन लोग ब्लेस कर रहे हैं कि लोग जो है फ्री हो गए हैं। दे हैव बीन यूज टू सिम्बलाइज द फ्रेटर्निटी एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये शो करा जा रहा है कि ये सारे कंट्री एक दूसरे के भाईचारा उनके बीच में, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है, एंड देयर इज यूनिटी एमंग देम। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोरियो जो पेंटिंग है उसको, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, तो क्वेश्चन आ सकता है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, आपको पता है कि फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था। उस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज का रूल आ गया था, और जो नया गवर्नमेंट आया था वो किस तरह का चेंजेज वहाँ पे लाया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक यूनिटी या कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाए। तो सबसे पहला है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द सिटीओन द सिटीजन एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे सिटीजन जो कंसेप्ट है उसको एम्फेसाइज किया गया, जर्मन को फादरलैंड शो किया गया, फ्रांस को, और इस तरह से लोगों के बीच में यूनिटी लाने की कोशिश करी गई, और वहाँ पे लोगों को इक्वल राइट मिला, एक
कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो कि एवरीबॉडी दैट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वल राइट टू एवरीबॉडी। दूसरा, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द ओल्ड रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल फ्लैग था उसको हटा दिया गया और उससे जब ट्राई कलर फ्लैग लाया गया और इसके थ्रू भी लोगों को अपने आप को जोड़ने लगे या दे ट्राई टू एसोसिएट देमसेल्फ विद दिस ट्राई कलर फ्लैग। द स्टेट जनरल जो पहले एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन था उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे नेशनल असेंबली बनाया गया जो कि सिटीजन्स का असेंबली था। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है द न्यू हिम्स। हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। क्या हुआ कि नए नए हिम्स बनाए गए, जिससे कि इंडिया में जनगण मन है उस तरह का वहाँ भी बहुत सारे हिम्स बनाए गए, शपथ लिया गया और जो लोग अपने कंट्री को यूनाइट करने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए सेक्रीफाइस किए थे उनको याद किया गया और इस तरह से जो नेशनलिस्ट थे वो लोगों के अंदर यूनिटी लाने की कोशिश करने लगे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स ओन टेरिटरी। देखो क्या हुआ कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस समय ज़रूरी था कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो किसी सेंटर से कंट्रोल हो, तभी हम वहाँ पे यूनिटी ला सकते थे। और दूसरा था कि एक तरह का लॉ बनाया गया जो सबके ऊपर अप्लाई होता हो, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लॉ वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जो कि ऑब्स्टेकल था फ्री ट्रेड में, उसको हटा दिया गया और हटाने के बाद वहाँ पे जो ऑब्स्टेकल थे कस्टम ड्यूटी थे उसको हटा दिया गया और एक तरह के वेट्स एंड मेजर लाए गए जिससे कि ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो एंड एवरीबॉडी कैन मूव एनीवेयर विद इन द France to trade. The regional dialects were discouraged and the French as it was written and spoken in Paris become the common language of the nation. देखो क्या हुआ कि ऐसा रेवोल्यूशन को लगता था कि रीजनल लैंग्वेज को हम प्रमोट करते हैं तो यूनिटी नहीं आ सकता लोगों के बीच में, इसलिए रीजनल लैंग्वेज जो थे जो कि वहाँ पे कहीं कहीं बोले जाते थे उसको इग्नोर किया गया और फ्रेंच एज ए लैंग्वेज को प्रमोट किया गया जिससे कि लोग एक लैंग्वेज से अपने आप को जोड़े और यूनिटी लेके आए। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू ब्रिंग द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजन नेपोलियन सिविल कोड। सो जब नेपोलियन वहाँ का किंग बनता है तो उसने किस तरह का चेंजेज और क्या क्या चेंजेज लेके आता है। नेपोलियन incorporated revolutionary principle in the administration field to make the whole system more rational and effective। उसने बहुत सारे चेंजेज लाए जिससे कि सिस्टम जो है रैशनल हो, इफेक्टिव हो। हिज कोड 1804 वाज नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो उसने एक कोड बनाया था, उस कोड को हम बोलते हैं नेपोलियनिक। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ये कोड रूल्स एंड रेगुलेशन वाला कोड था जो कि उसने शुरू किया था। और इस कोड में हम देखते हैं कि कुछ नियम कानून थे जो कि सबको मानना था। क्या था? ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड अपॉन बर्थ। जो आपको पता था कि जब ओल्ड रेजिम यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहाँ पे जो नोबेलिटी थे या क्लर्जी थे उनको कुछ प्रिविलेज मिलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। हर आदमी को एवरीबॉडी वाज मेड इक्वल बिफोर द लॉ, अब हर आदमी लॉ के सामने बराबर है। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। आपको पता था कि वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म एक जमींदारी सिस्टम था वहाँ का टिपिकल, दैट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। और उनके अंडर बहुत सारे स्लेव्स होते थे, पीजेंट्स होते थे जो स्लेव जैसा उन्हें रहना पड़ता था। उस सिस्टम को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपने पीजेंट्स पे अलग एक्स्ट्रा ड्यू लगा सकते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज इम्पोज कर सकते थे, वो भी सारे अब ख़त्म कर दिया गया। नेपोलियन ने कुछ अच्छा काम किया था, ये सारा अच्छा काम के अंदर आता है। ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रख सकता है, उसको कोई भी स्टेट भी नहीं इवन स्टेट विल ऑल्सो नॉट टेक अवे दैट प्रॉपर्टी बिकॉज वो उसका हार्ड अर्न प्रॉपर्टी है। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस फाउंड अ न्यू टाइप ऑफ फ्रीडम एज गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। जो पहले टाउन में गिल्ड होते थे जो कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करते थे ट्रेड के ऊपर। गिल्ड मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जैसे कि आपका कोई भी कपड़ा बेचने वाले का अपना एक ग्रुप था, उसको अपना एक एसोसिएशन था और ये ग्रुप जो था उसके लीडर जो थे पूरा ग्रुप को कंट्रोल करते थे, कितने बनाने हैं कपड़े, कितने में बेचना है, कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, सब कुछ। और बाहर के लोगों को आके टाउन में या सिटीज़ में
अपना कपड़ा नहीं बेच सकते थे, ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन डालता था। लेकिन अब ये सब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, कोई भी आके कहीं भी कोई भी सामान बेच सकता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एक तरह के लॉ लाए गए, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स लाया गया, कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही तरह का करेंसी, एक ही तरह का वेट्स एंड मेजर्स हो गए। उसके बाद जिससे कि ट्रेड जो है बिना कोई रोक टोक के इन फ्रांस में चल सके। तो ये सारे चेंजेज जो नेपोलियन लाया था उसको हम नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, और ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है कि व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल इन एरिया दे कॉन्कर्ड। आपको पता है कि नेपोलियन जब आता है तो नेपोलियन पहले फ्रांस में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है, उसके बाद वो सारे आस पड़ोस के जो कंट्री होते थे वहाँ पे अपना आर्मी भेजता है उन कंट्री को कैप्चर करने के लिए। तो लोगों को लगता है कि नेपोलियन आर्मी आ रहा है, उनको उनको वहाँ का जो मोनार्की है उसको हटा के वहाँ पे एक नया सिस्टम लाने के लिए, तो लोग उसको वेलकम करते हैं। देखो, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन द एरिया कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन वाज मिक्स्ड। कुछ लोग शुरू में तो उनको लगता था कि नेपोलियन का आर्मी आ रहा है हमें लिबरेट करने के लिए, हमें फ्री करवाने के लिए वहाँ के किंग से, मोनार्की से, तो उन्होंने वेलकम किया। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर सीन एज ए टॉर्च बेरर ऑफ लिबर्टी। उनको लगा कि फ्रेंच आर्मी हमें फ्री कराएगा। इन ब्रुसेल, मिंज, मिलान एंड वार्सो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। बहुत सारी जगह उनको वेलकम किया गया। इनको लगा क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि फ्रेंच आर्मी आ रहा है और हमें मोनार्की से या ओल्ड इंस्टीट्यूशन से फ्री करवाएगा। बट वेरी सून पीपल कुड रियलाइज दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ नेपोलियन वाज नॉट गोइंग टू गारंटी पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन कुछ समय में उनको लगने लगा कि जो नेपोलियन का आर्मी आ रहा है वो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देगा और हमें एक्चुअली ना एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीडम मिलेगा, और नया तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नेपोलियन इम्पोज करेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, जो कि लोग फिर से सफोकेट लगे, घुटन सा महसूस करेंगे। क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया? टैक्सेस इंक्रीज कर दिया इन सारे कैप्चर टेरिटरी में। सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब होता है कि उनके बोलने पे, एक्सप्रेशन पे रोक लगा दिया गया। एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन, यानी कि ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। आर्मी में उनको रिक्रूट करने के बाद और उनको भेज दिया था लड़ने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा तो इस तरह से लोग परेशान होने लगे, और जो चेंजेज वो लाया था वो चेंजेज जो था उसके जगह पे जो कष्ट उनको फेस करना पड़ा वो कहीं ज़्यादा था, और इसलिए लोग उसको अपोज करने लगे। दस द इनिशियल एंथुसियाज्म, जो शुरू में खुशी था, ऑफ द पीपल स्टार्टेड डाइंग एंड द पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम एज ए इन्वेडर। तो लोग सोचने लगे कि नेपोलियन हमें इन्वेड करने, हमें कॉन्कर करने आया, ना कि हमें मॉडर्नाइज या फ्री करने आया है। तो ठीक है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लोगों का क्या रिएक्शन था जहाँ पे नेपोलियन अपने आर्मी भेजा था। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन, टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 4 एग्जाम्पल्स। देखो क्या दिया हुआ कि कोई नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में 18th सेंचुरी तक, मिड 18th सेंचुरी 1750 तक हम देखते हैं कि कोई नेशन स्टेट नहीं था वहाँ पे। नेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग फील करें कि दे बिलोंग टू दैट स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे कि देयर इज यूनिटी अमंग द पीपल, ऐसा स्टेट जहाँ पे कि एवरीबडी इज प्राउड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ दैट स्टेट। सो इस तरह का नेशन स्टेट 1750 से पहले नहीं था। ऐसा ना होने के कारण है कि जो किंग वगैरह थे आस पड़ोस के बहुत सारे कंट्रीज़ को कैप्चर कर अपने में मिला रखे थे, और ऐसे लोग जो थे कभी दे नेवर यूज टू फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ सच स्टेट। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करते थे। ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप, वही ऊपर का क्वेश्चन ही है। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स विथ ऑटोनोमस टेरिटरी। देखो, जर्मनी हो गया या इटली हो गया या स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे अलग अलग रूलर रूल करते थे। मान लो एग्जांपल इंडिया में अगर कोई बाहर का रूलर रूल कर रहा है तो हम कभी भी उनको सपोर्ट करेंगे, कभी भी हम फील करेंगे कि हमारा गवर्नमेंट है, हमारा स्टेट है, नहीं। उसी तरह से वहाँ भी था। वहाँ भी जर्मनी में, इटली या स्विट्जरलैंड में अलग डिफरेंट दूसरे डायनेस्टी के रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज वर देयर इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब होता है कि वो मोनार्की, वो राजा जो कि अपनी मर्जी से रूल करता था, ना कि लोगों के कंसेंट से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से। तो इस तरह का मोनार्की था वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अलग अलग रूलर रूल करते थे, तो इससे लोगों को सेंस ऑफ यूनिटी नहीं था। दीज एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट पीपल,
अब मैंने बताया कि 3 स्टेट, ऊपर और भी बहुत सारे स्टेट थे वहाँ पे, कंट्री थे जो कि दूसरे लोगों के द्वारा कैप्चर किया गया था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग द कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, एक कॉमन कल्चर नहीं था, अलग अलग कल्चर के लोग एक स्टेट में रहते थे और इसकी वजह से उनके अंदर वो एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते थे। डिफरेंट ग्रुप्स लाइक द एरिया ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द टायरोल, सुडेटनलैंड एंड द बोहेमिया वर डोमिनेटेड बाई जर्मन स्पीकिंग लोग थे वहाँ पे। और इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगियार एंड जो बाकी जो हाफ थे उन लोग जो थे वो वहाँ के पॉपुलेशन जो थे वो डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते थे। तो इस तरह से इन द पार्ट ऑफ गैलिसिया द अरिस्टोक्रेटिक जो थे वो पोलिस बोलते थे, तो पोलैंड के लैंग्वेज बोलते थे। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस थे, कल्चर के बेसिस भी डिफरेंसेस था, एथनिसिटी के बेसिस भी डिफरेंसेस था, एंड ये डिफरेंसेस की वजह से देयर वाज नो यूनिटी अमंग द पीपल एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर वाज नो नेशन स्टेट एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो नोबल्स थे या जो ज़मीन के मालिक बड़े बड़े थे उन लोगों का किस तरह का क्या फीचर था उनका। तो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज ए डोमिनेंट क्लास, एक मजबूत क्लास था जो कि दूसरों को दबा के रखता था। ऐसे क्लास से लोग पावरफुल थे, जैसे इंडिया में जमींदार थे उसी तरह से वहाँ पे जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी या लैंडेड क्लास के लोग जो थे जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन होते थे वो पॉलिटिकली और सोशली बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे 19th सेंचुरी में। द नंबर ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी फॉलोड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, दिस हेल्प देम टू देम देयर यूनिटी। देखो दूसरा क्या था, दूसरा पहला फीचर था कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोशली बहुत डोमिनेंट थे। दूसरा था कि उन लोग जो है एक तरह का लाइफ जीते थे, चाहे वो कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, और इसकी वजह से उनके अंदर एक यूनिटी था। उसके बाद दे ओन्ड स्टेट्स बोथ इन द रूरल एंड टाउन एरिया, उनके पास जो लैंड हुआ करता था और वो लैंड गाँव में भी होता था और शहरों में भी इनफ स्टेट होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी होता था। इन अदर वर्ड्स दे ओन्ड मेजोरिटी ऑफ लैंड ट्रैक, उनके पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास होता था। दे स्पोक फ्रेंच, अब एक और फीचर है क्या कि वो फ्रेंच बोलते थे और इससे उनको आपस में बातचीत करने में बहुत कन्वीनियंट होता था। उसके बाद और इस तरह से उन लोग एक आमतौर पे जो हाई क्लास के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, तो ये लोग भी फ्रेंच बोलते थे और यूनाइट होते थे। दे वर सोशली मोर यूनाइटेड एज दे हैड मैरिज रिलेशनशिप, और हमेशा जो लैंडेड क्लास के लोग थे वो आपस में शादी करते थे, इससे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया था और जब भी कोई प्रॉब्लम होता था सारे लोग जुड़ जाते थे और इस तरह से सोशली मोर यूनाइटेड थे उन लोग। ठीक है, और दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्टॉम, लेकिन इनका जो नंबर था बहुत कम थे, मे बी 2 to 3 या 5% थे इन लोग। एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पिजेंटी, ज़्यादातर लोग जो थे वो पिजेंटी थे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना है और लर्न करना और लिखना है जब भी पूछा जाए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी के बारे में। 9th क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव इन द सोसाइटी। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये जो था आपका 18th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हुआ, 1750 से 75 के बीच में हुआ था, और ये फ्रांस में ये बट द इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ, जब ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था ये क्वेश्चन था, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंट्री में फैलना शुरू हो गया 19th सेंचुरी में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे शहरों में, तो शहर में जो लोग काम करने जाने लगे तो जो सोसाइटी था दो पार्ट में बढ़ गया, रिच और पुअर। रिच लोग थे जो मिल के मालिक वगैरह होते थे और जो वहाँ पे वर्किंग क्लास होते थे, और उसके बाद मिडिल क्लास भी इमर्ज हुए वहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज थे ये मिडिल क्लास थे एक तरह से, बिजनेस क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, ये भी इमर्ज हुए। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेनली सोसाइटी गॉट डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 पार्ट, वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। रिच क्लास तो पहले भी थे वहाँ पे, लेकिन अब एक प्रोफेशनल बिजनेस क्लास के लोग इमर्ज हुए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी। Describe any 3 features of economic condition of German speaking region in the first half of 19th century। जो जर्मनी के लोग थे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उनका, जो वहाँ के लोग थे जर्मनी में उनका, जर्मनी स्पीकिंग लोगों का क्या कंडीशन था, ये हमें पूछा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं फिर क्या था इसका। पहला जो पॉइंट था यहाँ पे कि जर्मनी स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत आर्थिक प्रॉब्लम था उनके पास। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हैड
created out a countless small principalities, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो जर्मनी, जो आपको पता है फ्रांस है यूरोप में, फ्रांस के बाद जर्मनी है, तो फ्रेंच आर्मी जब वहाँ गए थे तो जर्मनी को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया था, और इस तरह से 39 प्रोविंसेस थे जर्मनी में नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या नेपोलियन के डिफीट के बाद। ईच स्टेट प्रोसेस इट्स ओन करेंसी, हर स्टेट का अपना करेंसी था, अपना वेट्स एंड मेजर्स था। मर्चेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसे बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ते थे। मान लो एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग से, तो उसे 11 पोस्ट होकर कस्टम ड्यूटी बैरियर होकर गुजरना पड़ता था, और हर जगह पर उसे 5% टैक्स देना पड़ता था, और इस तरह से चीज़ों का दाम बढ़ जाता था। ये एक प्रॉब्लम था। डिफरेंट वेट्स एंड मेजर भी थे जो भी एक तरह से ट्रेड में दिक्कतें आती थी। न्यू कमर्शियल क्लास जो थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे, वो चाहते थे कि ये सारे बैरियर हटा दिया जाए, और जिससे कि इजीली सामान मूव कर सके बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1834 में कस्टम यूनियन, जिसको जोल्बरिंग बोलते हैं, वो बनाया गया पर्शिया के इनिशिएटिव से। और हम देखें जोल्बरिंग होता क्या है। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कि जर्मनी में इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। कोई अच्छा नहीं था जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन। वहाँ पे नेपोलियन जब नेपोलियन ने अपना पावर को एक्सटेंड किया जर्मनी में, तो जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और इतने छोटे टुकड़े थे कि 39 प्रोविंसेस थे, स्टेट थे जर्मनी में, और हर स्टेट का अपना करेंसी था, अपना वेट्स एंड मेजर्स था, और हर कस्टम ड्यूटीज़ थे। तो इस तरह से इट वाज डिफ़िकल्ट for goods to move freely among these 39 states, and that was coming as an obstacle in the promotion of trade. तो जोल्बरिन बनाया गया। जोल्बरिन होता क्या देखते हैं। एक कस्टम यूनियन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एसोसिएशन था। जोल्बरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। प्रुशिया यानी कि जर्मनी के इनिशिएटिव से बनाया गया था, और इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट जो थे इसके पार्ट बन गए। द यूनियन डिड अवे विद द टैरिफ बैरियर एंड डिक्रीज नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 32। देखो, जो भी बैरियर था, जो भी टैरिफ यानी कि ड्यूटी जो लगाया जाता था, वो ड्यूटी हटा दिया गया, और करेंसी बहुत सारे थे, उससे भी डिफिकल्टी होता था, उसको भी कम करके अब 2 कर दिया गया 30 से। और क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवे भी डेवलप किया गया, जिससे लोग या सामान इजीली मूव कर सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक यूनिटी जर्मनी में हो गया था, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल यूनिटी आना बाकी था वहाँ पे। वाई वर द जर्मन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिज्म वो थॉट होता है जो कि ओल्ड इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो लोग जो कि पुराना सिस्टम को दोबारा से लाना चाहते थे, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिज्म थॉट बोलते हैं। या जो किंग थे, मोनार्की थे, उन लोगों को कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। द यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। आपको पता है कि नेपोलियन फ्रांस में 1804 में नेपोलियन कोड लाया था, फिर उसने धीरे धीरे अपने पावर को एक्सपैंड किया पूरा यूरोप में। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता, और इसको हराने में 4 इम्पोर्टेंट मोनार्की जो थे, ऐसे स्टेट जहाँ पे मोनार्की था, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो क्या था कि द कंजर्वेटिव बिलीव दैट द एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की एंड चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका मानना था कि जो पुराना सिस्टम था, पुराना ओल्ड इंस्टीट्यूशन था, मोनार्की हो गया, चर्च सिस्टम हो गया, सोशल हायरार्की, नोबल्टी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ऐसे जो लोग सोचते थे उनको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू गो बैक टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड। वो पहले वाले सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे। एक्चुअली उनको पता था कि हाँ, लोगों ने बहुत सारे फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रखा, वो कभी पहला वाला सिस्टम में जाना नहीं चाहेंगे। दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटिव बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। उनको था कि मोनार्की हो, लेकिन वो मोनार्की में जो है मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इस तरह से मोनार्की को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं मोनार्की में। तो ऑल दी चेंजेस वुड मेक द स्टेट पावरफुल एंड मोर। तो कौन सा ऑल दी चेंजेस कि जो भी नेपोलियन या न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें इंक्लूड करना है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में और मोनार्की में, और इस तरह से हमें रूल करना है जिससे जो मोनार्की है या स्टेट है, स्टेट का पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मॉडर्न एंड डिफरेंट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कोड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो कंजर्वेटिव थे वो भी अब थोड़ा बदलाव
को फेवर करने लगे थे। और उनका मानना था कि जो चेंजेज नेपोलियन लाया, अगर उसको भी हम मोनार्की के साथ जोड़ देते हैं तो मोनार्की और ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से मोनार्की का सोच धीरे धीरे कंजर्वेटिव का सोच धीरे धीरे पहले के मुकाबले अब बदलना शुरू हो गया था। हाउ वाज द ट्रीटी ऑफ वियना इम्प्लीमेंटेड? आपको पता है कि नेपोलियन के हारने के बाद जो बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, उसके बाद नेपोलियन हार गया था। हारने के बाद जो वियना जो था वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इसका लीडर जो होता है वो मेटरनिक होता है, जो कि चांसलर था ऑस्ट्रिया का। तो उसी के देख रेख में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है। 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जो कि नेपोलियन को हराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने एक प्लान ड्रॉ किया इस वियना कांग्रेस में कि जो नेपोलियन ने जो भी चेंज लाया था उसको क्या किया जाए। तो और मेटरनिक जो था, जो कि चांसलर ड्यूक था ऑस्ट्रिया का, उसने इस काउंसिल को होस्ट किया था। उसका मेहमान नवाजी में ये सारे वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था। द डेलीगेट्स ड्रू अप अ ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन। तो नेपोलियन जब आया था 1805 के बाद तो उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। तो ये जो कंजर्वेटिव मोनार्क थे ब्रिटेन के, उसके बाद आपका रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के, इन लोगों ने ये सोचा कि हम जितने भी सारे नेपोलियन चेंजेस किया उस चेंजेस को ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से पहले वाला सिस्टम लाने की कोशिश करने लगे इस। हाँ, सो चेंजेस डन बाय डेलीगेट्स ऑफ वियना कांग्रेस। क्या क्या बदलाव लाया था? उन्होंने फ्रांस में दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी को सेटअप कर दिया, जो कि 1789 में हटा दिया गया था। उस डायनेस्टी को दोबारा से वहाँ पे लाया गया, बोर्बन डायनेस्टी। फ्रांस लॉस्ट इट्स द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जो भी टेरिटरी को कैप्चर किया था और अपने अंडर मिला लिया था उससे छीन लिया गया। और सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया फ्रांस के चार, मान लो ये फ्रांस है तो फ्रांस के चारों तरफ ऐसे स्टेट क्रिएट किया गया जिससे कि फ्रांस दोबारा से पावरफुल ना हो जाए और एक्सपांसन पॉलिसी ना फॉलो करने गए। तो कौन कौन से स्टेट थे? द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। सो नॉर्थ में हम देखते हैं कि नीदरलैंड और बेल्जियम को यूनाइट कर दिएगा जिससे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बने वहाँ पे और एक बफर स्टॉक बने जिससे कि फ्रांस दोबारा से अपने आप को एक्सपांड करना ना शुरू है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। तो ये बता दिया मैंने आपको। जेनोवा वाज एडेड टू पिडमंट इन द साउथ में जेनोवा और पिडमंट को ऐड करके स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया गया। प्रुशिया वाज गिवन द इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। प्रुशिया वेस्ट में था फ्रांस के, वहाँ पे उसको नया नया टेरिटरी दिया गया जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर कभी फ्यूचर में जर्मनी फिर से दोबारा से इस तरह का कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन, लेकिन आपको पता है कि नेपोलियन ने जर्मनी को 39 स्टेट में बांट दिया था, उसको ऐसे ही रहने दिया गया, उसको टच नहीं किया गया एंड इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन द पोलैंड। रशिया को भी पोलैंड मिला जो कि जिससे कि रशिया स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्रुशिया वाज आल्सो गिवन सैक्सोनी, एक टेरिटरी था उसको प्रुशिया को मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी के चारों तरफ कुछ स्टेट्स क्रिएट किए गए जो कि पावरफुल स्टेट क्रिएट किए गए, जो कि अगर फ्रांस फ्यूचर में पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो उसको आराम से रोका जा सके। ठीक है। द मेन इंटेंशन ऑफ दी रीअरेंजमेंट वाज टू रीस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। तो वियना कांग्रेस का जो भी इंटेंशन क्या था कि मोनार्की को दोबारा से लाना और जो भी चेंज नेपोलियन ने किया था उसको अनडू करना या दोबारा से पहले वाला सिस्टम लेके आ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 इन यूरोप। तो यूरोप में जो मैंने बताया था ना कि राजाओं का जो वियना कांग्रेस के बाद राजा जो थे स्ट्रॉन्ग हुए थे, कंजर्वेटिव आइडिया स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उन्होंने किस तरह का गवर्नमेंट वहाँ पे लेके आए थे। कंजर्वेटिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एरोज आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1850 बैटल ऑफ वाटरलू। चलो ठीक है, ये बता चुका हूँ। क्या था कंजर्वेटिव रेजिम, क्या था कि ऑटोक्रेटिक मतलब होता है कि राजा अपने मर्जी से रूल करे ना कि लोगों को कंसल्टेशन से रूल करे। इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म, अगर कोई भी राजा को या स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, किसी भी अपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया कि प्रेस कुछ भी नहीं छाप सकता अपना मर्जी से। उसके बाद डिस्करेज एनी क्वेश्चन दैट चैलेंजेस देयर लेजिटिमेसी, और स्टेट को कोई भी चैलेंज करे तो ऐसे लोगों को सप्रेस किया गया। सो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 क्वेश्चन जो था, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेपे मैजिनी, ठीक है, इन स्प्रेडिंग द रेवोल्यूशनरी आइडिया इन यूरोप। तो एक इटालियन
रेवोल्यूशनरी था ग्यूसेपे मैजिनी। इसने क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन है यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडिया को स्प्रेड करने में। देखो वो ये था इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिसका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में। और उसके बाद ये बाद में सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनियनरी का पार्ट बन जाता है। सीक्रेट सोसाइटी जो कि किंग के खिलाफ लड़ रहे थे, कंजर्वेटिव आइडियाज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसे सोसाइटी को ओपनली अपने एक्टिविटीज़ को शो करना अलाउ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेटली गवर्नमेंट के खिलाफ प्लान बनाते थे और उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते थे। एज ए यंग मैन ऑफ 24 उसने उसको देश से बाहर निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट कर रहा था लिगुरिया में, और उसकी वजह से उसे देश से निकाल दिया गया। लेटर ऑन उसने यंग इटली और यंग यूरोप दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाता है जो कि छुप के काम करते हैं, ओपनली काम नहीं करते हैं एक्टिविटी इनके। द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स, अब जो कौन थे इसके मेंबर, एक तरह के लोग थे जो यंग पीपल थे जो कि अलग अलग कंट्री से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी से ये लोग थे। उसके बाद इसका मैजनी का व्यू क्या था, ही बिलीव दैट नेशन आर नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि हमें एक नेशन स्टेट हमेशा क्रिएट करना चाहिए और वहाँ पे लोग मिलजुल के रहें। इन हिज व्यू क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर हम चाहते हैं अपने आज़ादी के लिए तो हमें पहले यूनाइट होना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइट फॉर आवर फ्रीडम। ही वाज अपोज टू मोनार्की एंड बिलीव दैट द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो चाहता था सब जगह डेमोक्रेसी आए, ये भी उसका एक सोच था। और नेक्स्ट था ही डिड नॉट बिलीव इन द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, वो नहीं चाहता छोटे छोटे स्टेट में स्टेट हो, बल्कि वो चाहता था एक बड़ा नेशन बने, यूनिफाइड नेशन बने, और एवरीबडी शुड फील दैट दे आर वन पीपल, और इस तरह का उसका सोच था। और ये सोच जो रेवोल्यूशनरी थे उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, एंड फाइनली इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। whom did Metternich describe as the most dangerous enemy of social order? गिउसेपे मैजिनी को उसने डेंजरस एनमी बताया था सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब होता है कि जो पुराना इंस्टीट्यूशन था, कि मोनार्की था, उसको जो मैजिनी का सोच था वो ऐसा मेटर्नी को लग रहा था कि ये सोच रेवोल्यूशन ला सकता है यूरोप में, और इस तरह से वहाँ पे जो मोनार्की है, ओल्ड सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा। सो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज 1830 से 1848 तक। ठीक है, सो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है 1830 से 1848 का बीच का है। यहाँ पे हम देखते हैं कितने बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज में, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब चीज़ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये है कि 17th क्वेश्चन जो है ये, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। तो जुलाई में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, और व्हाट लेड टू सच रेवोल्यूशन इन यूरोप, और बाकी सारे जगहों पे क्यों हुआ था। सो इन जुलाई 1830 द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस। तो फ्रांस में पहली बार अपहेवल हुआ था, अपहेवल मतलब रिवोल्ट हुआ था राजा के खिलाफ। आपको पता है कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद वियना कांग्रेस हुआ था, और वियना कांग्रेस में दोबारा से मोनार्की लेके आया गया था उन सारे कंट्री में जहाँ पे कि नेपोलियन ने मोनार्की को हटा दिया था। तो अब 1815 से लेके 1830 तक वहाँ पे फ्रांस में मोनार्की था। फिर लोगों ने उसके उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू किया, और दैट इज़ वही हम यहाँ बात कर रहे हैं। द बोर्बन किंग who had been restored to power after Vienna Congress of 1850, मैंने अभी बताया, were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो वियना कांग्रेस में बोर्बन डायनेस्टी का जो राजा था उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद वहाँ पे किसको लाया गया, लुई फिलिप को, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, और जो लुई फिलिप्स हैड टू रूल फ्रांस बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने मर्जी से नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। ठीक है, सो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो वियना कांग्रेस में एक और स्टेप लिया गया था कि फ्रांस के नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्रिएट किया गया था, जिसमें कि बेल्जियम को भी इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद बेल्जियम के लोगों ने
नीदरलैंड से अपने आप को ब्रेक करके अलग कंट्री बना लेते हैं। ठीक है, सो ये भी जैसे कि फ्रांस में शुरू हुआ रेवोल्यूशन और उसको देख के इवन यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड में भी हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन हुआ और बेल्जियम अलग हो जाता है। दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय लिबरल nationalists belonging to the educated middle class elites among whom प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये सारे लोग, इसको हम बोलते हैं लिबरल माइंडेड नेशनलिस्ट। लिबरल माइंडेड मतलब जो लोग कंजर्वेटिव नहीं थे, ऐसे लोग जो चाहते थे कि फ्रीडम हो सब जगह, ऐसे लोग जो चाहते थे कि वहाँ पे लोगों का रूल हो, तो ऐसे लोगों को हम लिबरल माइंडेड पीपल बोलते हैं। और जो जिसमें कि प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, क्लर्क हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, कमर्शियल क्लास के लोग, ट्रेडर्स, बिजनेस क्लास, ये सब लोगों ने इन सारे कंट्री में जो रेवोल्यूशन हुआ, चाहे तो नीदरलैंड में हुआ या फ्रांस में हुआ, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन लोगों ने इसको लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि जब फ्रांस में कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें पूरा यूरोप में देखने को मिलता है। वो इसका मतलब यही होता है, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस फायर। हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखा था, जुलाई रेवोल्यूशन जो था वो फ्रांस में शुरू हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहाँ उन्होंने चेंजेस लाए थे और उसी को देख के बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। सो ये सेंटेंस इटसेल्फ इस एग्जाम्पल से हमें इस सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट वाज रिमार्क बाय मेटरनिक, जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का। द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वे। सो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो ढंग से इसको पढ़ना है। एनीथिंग हैपेंड इन फ्रांस वाज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस में जो भी कुछ होता था, किसी भी तरह का रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, तो दूसरे कंट्री भी इसको फॉलो करते थे। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रुसेल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम, जो मैंने ऊपर बताया था वो पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलिट्स अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन होता उसको देख के ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हो गया था। सो ये भी एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि फ्रांस में अगर किसी भी तरह का पॉलिटिकल चेंज आता है सो उसका इम्पैक्ट जो है उस तरह का पॉलिटिकल चेंज है दूसरे कंट्री यूरोप के लोग भी फॉलो करने के लिए फॉलो करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं। वाई वॉज द पीरियड बिटवीन 1830 to 1848 called the age of revolution in Europe? Give any 5 reasons. So this can also be asked for 5 marks. There were many revolution in Europe between, बहुत सारे revolution हुए, इसीलिए इसको age of revolution बोलते हैं। The conservative regime tried to consolidate their power. Liberalism and nationalists came to increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian, German province, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, सब जगह, बहुत सारी जगह हम देखते हैं रेवोल्यूशन हुआ यहाँ इस समय, क्योंकि कंजर्वेटिव जो चाहते थे कि राजा सिस्टम बना रहे और जो लिबरल थे या नेशनलिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, राजा सिस्टम को हटा के वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी लाने की बात इन लोग बात करते थे। और इसी चीज़ को लेके वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था बहुत सारे कंट्री में। इटली में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में हुआ था, इवन ऑटोमन एम्पायर में हुआ था। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की का जो रूल था बहुत सारे कंट्री पे, उन पे हुआ था। आयरलैंड, पोलैंड वगैरह में भी हुआ था। ठीक है, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल माइंडेड नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो किसने इसको लीड किया था? मैंने बताया था कि जो लिबरल माइंडेड मतलब जो लोग रेडिकल्स थे, लिबरल माइंडेड पीपल थे, जैसे टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इन लोगों ने इसमें प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, ये लोगों ने इस रेवोल्यूशन को एक्चुअली लीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। अब सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोमन एम्पायर क्या था। देखो, टर्की एक इंपीरियलिस्ट पावर था, यानी कि टर्की एक ऐसा कंट्री था, एशिया कंट्री है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर मतलब होता है कि मुस्लिम रूल था यहाँ पे टर्की में,
ऑटोमन एम्पायर का, जो टर्की का राजा को ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं हम, उसका रूल था टर्की, और इसने आस पड़ोस के कंट्रीज को कैप्चर कर रखा था। इसने यूरोप के सदर्न पार्ट के बहुत सारे कंट्रीज के अंडर में थे, और उस पर वो 14th सेंचुरी से रूल करते आ रहा था। ठीक है, वही लिखा हुआ, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। सिर्फ ग्रीस नहीं, और भी बहुत सारे कंट्री थे। द ग्रोथ ऑफ revolutionary nationalism in Europe inspired the Greek for the independence which began in 1921। क्या था यहाँ पे? ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, तो यूरोप में जब नेशनलिज्म शुरू हुआ, यानी कि किंग से अपने कंट्री को फ्री कराने के लिए जब उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, तो ग्रीक के लोग भी इंस्पायर हुए और वो भी चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को फ्री कराना, टर्की से अपने आप को फ्री कराना। नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। सो बहुत सारे ऐसे ग्रीस के लोग थे जो ऑटोमन एम्पायर के डर से वहाँ से भाग के यूरोप में रहने लगे थे। ऐसे लोगों ने भी सपोर्ट किया, और ऐसे लोगों ने भी सपोर्ट किया वहाँ के लोगों को। एंड ऑल्सो फॉर्म मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। सो बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था, कि उनका ये मानना था कि ग्रीक जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है यूरोप का, यानी कि वहाँ से ही सिविलाइजेशन शुरू हुआ और पूरा यूरोप में फैला था। और ऐसा जगह जो कि मुस्लिम ऑटोमन टर्क के अंडर में था, तो उससे फ्री कराने के लिए और भी बहुत सारे ग्रीक के लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, द पोएट्स एंड द आर्टिस्ट पोर्ट्रेट ग्रीस एज ए क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो, मैंने अभी बताया, क्रेडल मतलब जननी, सभ्यता का जननी था, वहीं से शुरू हुआ था सभ्यता, और फाइनली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। तो वहाँ पे मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था, उसके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज किया गया। उसके बाद क्या कहता है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है, ये नाम याद रखना, जिन्होंने फंड भी ऑर्गेनाइज किया था, और बाद में वहाँ लड़ते लड़ते ही ऑल्सो डाइड देयर, वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। ठीक है, सो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1832 में हुआ था, और इस ट्रीटी के बाद ग्रीस जो था वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। सो ये ट्रीटी जो था ग्रीस और टर्की के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में, और इस ट्रीटी के बाद हम देखते हैं कि ग्रीस जो है अब इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। ठीक है, सो याद रखना ये ट्रीटी को, एक नंबर का भी आ सकता है कि विच ट्रीटी फाइनली लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म क्या था? हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? एक्सप्लेन। एक तो सबसे पहले रोमांटिसिज्म था क्या, और किस तरह से रोमांटिसिज्म जो है एक लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आया था, अपने देश के प्रति लगाव लेके आया था। देखो, रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। सो अपने देश के प्रति एक लगाव का जो सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, और नेशनलिस्ट फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा फीलिंग जो कि लोग बहुत अपने आप को डियर, अपने बहुत करीब समझें। और जैसे मान लो कि हम अगर इंडिया में जब ब्रिटिश था, तो जब व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी लव टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री डेवलप, देन हम ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि हमारे इतना प्यारा कंट्री में ब्रिटिश रूल कर रहा है। उसी तरह से जब नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुआ with the help of romanticism, then people started fighting against foreign dominance, against somebody who was ruling them ruthlessly, ऐसे। ठीक है, सो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस, जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरी। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट या पोएट थे, ये दे डिड नॉट हैव एनी फेथ ऑन साइंस एंड रीजन। ठीक है, बल्कि वो उनका मानना था कि इमोशन के थ्रू लोग को हम यूनाइट कर सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू, मिस्टिक फीलिंग के थ्रू लोग को हम यूनाइट कर सकते हैं। सो देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर,
कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एज ए नेशन। तो इनका मानना था कि कॉमन पास्ट के थ्रू हम अपने आप, ठीक है। सो नेशनलिज्म मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, और ये फीलिंग ऑफ वननेस लोगों में आ सकता है अगर वो लोग ये सोचते हैं कि उनका अपना कॉमन हिस्ट्री है, अपना कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन बिलीफ है। सो यूनाइटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, हिस्टोरिकल पास्ट, बिलीफ, ट्रेडिशन, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि फॉर एग्जाम्पल द मैसेकर एट चियोस, और पेंटिंग बाय यूगनी डेलाक्रॉक्स अपील्ड टू द इमोशन ऑफ ग्रीक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पेंटिंग में जो आर्टिस्ट है वो ये शो करने की कोशिश किया था कि किस तरह से टर्क लोगों ने ग्रीक लोगों को मारा था, और अराउंड 3000 ग्रीक पीपल वर किल्ड। सो इसको एक पेंटिंग के थ्रू बनाया गया था और दिखाया गया था, जिससे लोगों को देख के लगे कि देखो हमारे लोगों को मार रहे हैं और हमें यूनाइट होना चाहिए, एंड देन वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द Ottoman Empire and remove them from our own country. So this is another way through which people were mobilized. German philosopher J.H. Herder said that the true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk, ठीक है। सो क्या बोलता था ये J.G. Herder, ठीक है, कि हाँ जो जर्मन का ट्रू कल्चर जो है वो कॉमन पीपल के अंदर है, उनके अंदर ढूंढो। और उसको बोलता था कि डास वोल्क, थ्रू फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू हमें ये कॉमन कल्चर मिल जाएगा। दैट एक्सप्रेसेस द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है, उसको ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन बोलता है ये, ठीक है। वोल्क जिस्ट, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अगर हमें इस तरह से लोगों को यूनाइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोक सॉन्ग, फोक लोर, फोक पोएट्री, folk dances, then people can be easily united and feeling of nationalism can be developed. Vernacular language and collection of local folklore was not just to recover national spirit, but also to carry the modern nationalist spirit messages to large audiences who were mostly illiterate. So folklore, folk tale जो था लोकल लैंग्वेज में कलेक्ट किया गया, और उस समय यूरोप में बहुत सारे लोग जो थे इलिटरेट थे, तो इन लोगों को हम इनकरेज तभी कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ नेशनलिज्म ओनली थ्रू लोकल लैंग्वेजेज। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू हम इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोग जो कि इलिटरेट थे। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, पोलैंड जो था पोलैंड को दो टुकड़े में बांट दिया गया था 18th सेंचुरी, एंड इट्स नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये किसी दूसरे राजा के अंडर में था, ये किसी दूसरे राजा के अंडर में था, लेकिन स्टेट नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड द लैंग्वेज और म्यूजिक के थ्रू उनके अंदर अभी भी वो नेशनल फीलिंग था, जो कि जो लोगों को यूनाइट कर रखा था। सो कारोल Korpinski celebrated nationalist movement through folk dances, opera like the Polonaise and Mujaruk, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देते एक नंबर का, ये फोक डांसेस था, ओपेरा वगैरह के थ्रू हम जब लोगों के अंदर नेशनल सिंबल, इन सारे चीज़ों को उन्होंने नेशनल सिंबल यूज़ किया, एंड देयर बाई ट्राई टू, जैसे कि इंडिया में भारत माता को हमने एक नेशनल सिंबल यूज किया और लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। इसी तरह से मोजोरका जो था और पोलोनीस जो था, ये भी नेशनल सिंबल यूज करके लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग इन द यूरोप। तो लैंग्वेज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों को यूनाइट करने में, नेशनल फीलिंग डेवलप करने में। ऑल दैट टाइम, सो एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप और इलिटरेट, ज़्यादातर लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे यूरोप में। दे वर एबल टू अंडरस्टैंड ओनली वर्नाकुलर रीजनल और सिंपल लैंग्वेज, उन्हें अपना लोकल लैंग्वेज पता था या सिंपल लैंग्वेज पता था। दैट इज वाई यूज ऑफ वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेज वॉज गिवन इंपॉर्टेंस टू कैरी आउट द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस इजीली। तो इसीलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज़ किया गया, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाया हम। द मैसेज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन द पीपल, और वो चीज़ को समझते थे अपने लैंग्वेज में, और ये एक तरह से उनको
फील होता था कि वट एवर दे आर बीइंग टॉट और दे आर being made to understand is told to them by their own language, and so they attach to it. Folklore, folk tales, activity concerned with vernacular language gave the feeling of nationalism and tried the people for national love and honor. और इस तरह से फोकलोर फोक टेल के थ्रू एक नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आया गया और लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी गई थी. पोलिश पीपल, जैसे पोलैंड में क्या हुआ कि उन्होंने अपोज करने लगे रशियन ऑक्यूपेशन एंड द बैन ऑफ पोलिश लैंग्वेज. जब रशिया ने पोलैंड का एक पार्ट को रशिया ऑक्यूपाई किया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे रशिया जो था उनको उनके लैंग्वेज को बैन कर रखा था कि वो लोग अपना लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते. तो उनको बुरा लग रहा था कि वाई फॉरेन कंट्री जो है उनके लैंग्वेज को बैन कर रहा है, और इससे लोग और ज़्यादा यूनाइट होने लगे. वर यूज पोलिश लैंग्वेज टू इनटू द चर्चेज फॉर ऑल रिलीजियस सेरेमनी एंड फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, the Polish language became a weapon in the hand of the nationalists and no amount of Russian atrocities could stop them. और इस तरह से उन लोगों ने इस लैंग्वेज को अपना एक ढाल बनाया और लोगों को यूनाइट किया, और इस तरह से उन्होंने रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ा एंड फाइनली दे फ्रीड देमसेल्फ. सो हाउ लोकल लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल इन यूनाइटिंग पीपल टुगेदर अगेंस्ट फॉरेन रूल. ठीक है, the two Germans, Grimm brother जो थे, use stories and folk tales written in German to promote a German spirit against the domination of France. तो फ्रांस का जो डोमिनेंस था जर्मन के ऊपर, उससे उन्होंने लड़ने के लिए लोगों के अंदर एकता लाने की कोशिश करी, और उस एकता जो लाने के लिए उन्होंने क्या किया, फोक टेल फोकलोर्स का इस्तेमाल किया, और इस तरह से दे ट्राई टू यूनाइट द पीपल टुगेदर. ठीक है, हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम 1830 to 1848 saw the hunger, hardship, revolt and revolution in the of the liberals. तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था, भूखमरी था, लोग बहुत तंग की ज़िंदगी जी रहे थे. ठीक है, सो 1830 वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था उस समय. The first half of 19th century saw an enormous increase in the population all over the earth. तो population बढ़ने लगा. ठीक है, population बढ़ना शुरू हो गया. In most countries of Europe there were more seeker of job and employment. So job population बढ़ने की वजह से there were more people who wanted to work, but उतना work जो था available था नहीं. So लोग गांव से शहरों की तरफ मूव करने लगे, वहाँ पे लोग स्लम में रहने लगे, वहाँ पे उनको काम नहीं मिलता था, इससे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होता गया. Small producers in towns were often faced with stiff competition from the import of cheap machine-made goods from England. और उस समय इंग्लैंड जो था वो यूरोप में क्योंकि इंग्लैंड में मशीन लग गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ से मशीन मेड गुड्स आके यूरोप में बिकना शुरू हो गया, और वो सस्ते होते थे और अच्छा वेल फिनिश होता था, लोग उसको खरीदते थे. और यूरोप के लोग जो इंडस्ट्रीज थे या छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उन लोग इन कंपटीशन से सर्वाइव नहीं कर पाए, और इस तरह से उनका बिजनेस ख़त्म हो गया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, सो द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और द ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन द टाउन्स एंड विलेज. तो क्या हुआ कि चीज़ की दाम बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतना लोग ज़्यादा थे, सप्लाई कम था, और जो लोग पहले पुअर क्लास थे वो अब स्टार्व करने लगे, जो लोग मिडिल क्लास थे अब पुअर होने लगे. इस तरह से गरीबी स्प्रेड होना शुरू हो गया सब जगह. द ईयर ऑफ 1848 वाज सच ए ईयर. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड विच फोर्स लुई फिलिप टू फ्ली. और इसी तरह से 1848 में हम देखते हैं कि वो ऐसा साल था जिसमें बहुत सारे फूड सप्लाई नहीं था, शॉर्टेज था फूड का, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, तो लोग ये स्ट्रीट पे उतर रहे हैं, और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे गवर्नमेंट जितने भी सारे ऑफिस उस पर अटैक करना शुरू कर दिया. और वहाँ पे जो राजा था लुई फिलिप, जो 1830 में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, वो छोड़ के भाग जाता है वहाँ से. ठीक है, इफेक्ट क्या हुआ, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम फ्रांस एज ए रिपब्लिक. जैसे राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, वहाँ पे भाग जाता है यहाँ से फ्रांस से, तो फ्रांस का जो नेशनल असेंबली था, फ्रांस को रिपब्लिक मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो इस तरह से पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा सिस्टम था. तो राजा सिस्टम जब जिस कंट्री में होता है
वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और इस तरह से रिपब्लिक नहीं होता, लेकिन अब उसको रिपब्लिक हो गया। द ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल एबव 21। यहाँ पे सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट सबको मिलने लगा जो भी 21 साल से ऊपर थे। गारंटीड द राइट टू वर्क एंड नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर अंडरटेकन। अब लोगों को राइट टू वर्क मिला। राइट टू वर्क मतलब गवर्नमेंट को सबको काम देना ही देना है। बहुत सारे वर्कशॉप फैक्ट्री वगैरह खोलेगा जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रिवोल्ट लेड बाय सिसिलियन वीवर्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। ये केस बेस्ड स्टडी है, उसका क्वेश्चन है। सो इन 1848 वीवर्स इन Silesia had led a revolt against contractor who supplied raw material. They gave them order for finished textile but reduced their payment. तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो जाते थे गांव में और वहाँ पे वीवर्स को पैसा दे के एडवांस दे के चले जाते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उनको पैसा कम देना शुरू कर दिया, ठीक है। द वर्कर्स वर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहले से वो बहुत गरीब थे और बहुत दुख की ज़िंदगी जी रहे थे। ऑन 4 जून at 2 p.m. a large crowd of weavers came out of their homes and marched in Paris up to the mansion of the contractor। और फिर वो लोग जो वीवर्स थे उन्होंने, बहुत सारे लोग जो थे वो आए और स्ट्रीट पे मार्च करने लगे, उस स्ट्रीट पे जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों का महल बना हुआ था, घर बना हुआ था वहाँ पे, ठीक है। दे वर डिमांडिंग हायर वेज। वो चाहते थे कि उनको ज़्यादा प्राइस मिले अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड दे वर ट्रीटेड विद द स्कॉन्स, बट उनको धमकी दिया गया, उनको मारा पीटा गया। देन सम ऑफ द वीवर्स एंटर्ड फोर्सफुली इनटू द हाउसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो कुछ वीवर जो थे कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए, उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए, विंडो पैन तोड़ दिए, फर्नीचर्स भी तोड़ दिए, एंड उनके जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट थे, आर्टिकल्स थे, उसको लूट के लेके चले गए। दे एंटर्ड द स्टोर हाउस एंड टोर द शर्ट्स द सप्लाई ऑफ द क्लोथ। और उसने उन्हें जो भी कपड़े वगैरह थे उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद देयर फैमिली बट केम बैक आफ्टर 24 आवर्स विद द आर्मी। इन द एक्सचेंज ऑफ दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट डेड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बाद में उस समय तो भाग गए, लेकिन बाद में वो आए आर्मी वगैरह लेके और इन पे गोलियां चला दी, से 11 वीवर्स भी मारे गए। सो ये था सेलेसियन वीवर्स का रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1848 फॉर फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फ्रांस और यूरोप के लिए क्या 1848 सिग्निफिकेंस था, और व्हाट डिड द लिबरल्स डिमांड, लिबरल का क्या डिमांड था, ठीक है। So with many revolts like revolt of poor, unemployed workers and starving peasants during 1848 in Europe, educated middle class of France also started revolution for the abdication of monarch। तो एक तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवोल्ट थे वहाँ पे, गरीबों का, अनएम्प्लॉयड पीपल का, वर्कर्स का, जो लोग भूखे मर रहे थे ऐसे लोगों का इन यूरोप। एजुकेटेड मिडिल क्लास भी डिमांड करने लगे कि जो मोनार्क है वो अपना गद्दी छोड़ दे, ठीक है। दीज इवेंट्स हैड ब्रॉट अबाउट एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर रिपब्लिक। तो फ्रांस में ऐसा ही हुआ था कि वहाँ का जो राजा था लुई फिलिप, वो भाग गया था। भागने के बाद फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिपब्लिक मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यूनिवर्सल मेल सफरेज या हर मेल को राइट टू वोट दिया गया। इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड नेशनल यूनिफिकेशन। सो बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जो वुमेन थी लिबरल मिडिल क्लास के, वो डिमांड करने लगी, क्या डिमांड करने लगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो और नेशनल यूनिफिकेशन हो, कंट्री यूनाइट हो और एक बड़ा कंट्री बने। जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, इटली में, यहाँ पे ऐसे डिमांड होना शुरू हो गया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nations, such state on parliamentary basis, which included the constitution, freedom of press and freedom of association। तो यहाँ पे कुछ जो इस तरह के वुमेन थी या लिबरल माइंडेड पीपल थे, उन्होंने ये जो सिचुएशन जो उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने भी अपना डिमांड को रखना शुरू कर दिया, और इस तरह से जिससे कि उनका डिमांड का जो सपोर्ट है और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। राइट ए शॉर्ट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। सो इम्पॉर्टेंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट।
क्या था देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन द जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म। तो जर्मनी में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन या फॉर्म किए गए। द मेंबर ऑफ दीज एसोसिएशन वर द मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेस एंड प्रॉस्परस आर्टिसन। तो आमतौर पे इस तरह के जो एसोसिएशन होते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनते थे यूरोप में, उसमें मिडिल क्लास के लोग होते थे, प्रोफेशनल बिजनेस क्लास ये सब होते थे। द नंबर ऑफ दीज एसोसिएशन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिक्लेयर टू वोट फॉर ऑल द जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये आए फ्रैंकफर्ट में और वहाँ पे एक असेंबली बनाया उन्होंने, उसको जर्मन नेशनल असेंबली बोलते हैं, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। और 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और उन्होंने फ्रैंकफर्ट में जो नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट सेटअप किया था, वहाँ पे 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों का वो आए और आके अपना जगह ले लिए, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था। दे डिक्लेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो उनका क्या ये था, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि फॉर द जर्मन नेशन के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। ऐसा मोनार्की हो, लेकिन ऐसा मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करे, ना कि अपने मर्जी से काम करे। इफेक्ट क्या हुआ इसका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का? व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर द क्राउन टू द फ्रेडरिक वेलहेम फोर king of Russia, he rejected it and joined other monarch to oppose the elected assembly। जब यहाँ के लोगों ने, जो चुन के आए हुए लोग थे, डेप्यूटीज थे, उन्होंने फ्रेडरिक वेलहेम को फोर को जब उन्होंने राजा बनाने की कोशिश करी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने की कोशिश करी, तो उसने रिजेक्ट कर दिया और जाके दूसरे राजाओं से मिल गया और ये इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लगा। वाइल द अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। देखो क्या हुआ, जब अरिस्टोक्रेसी में रिच क्लास के लोग जो थे और मिलिट्री जो थे, जब उन्होंने अपोज करने लगे विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेस एंड ऑल, तो इनका जो सपोर्ट बेस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लास हु अपोज द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट। और जो बच गए वो लोग कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे, जिनका डिमांड जो था कि वो कम पैसा देना चाहते थे वर्कर्स को, आर्टिसन को, और इसकी वजह से जो ये मिडिल क्लास जो डोमिनेट कर रहा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, उसका सपोर्ट धीरे धीरे वर्कर्स और पीजेंट से, आर्टिसन से ख़त्म होने लगा। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वर फोर्स टू डिसबैंड। और बाद में मिलिट्री बुलाया गया और बुला के असेंबली को वहाँ से हटा दिया गया। और इस तरह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक स्टेप था टुवर्ड्स जर्मन यूनिफिकेशन, जो कि फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। तो वुमेन का क्या रोल था नेशनलिस्ट मूवमेंट में यूरोप में? ठीक है, हम देखते हैं इसको। वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। सो औरतों का क्या रोल था इसके अंदर? द राइज ऑफ द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज ए controversial one even within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years। तो बहुत सालों से औरतें नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते ये सोच के कि उन्हें भी राइट टू वोट मिल जाएगा, लेकिन उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला, मेन को मिल गया राइट टू वोट। इसकी वजह से वुमेन जो थी दे आर नॉट हैप्पी विद द रेवोल्यूशन और आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो उन्होंने भी अपना अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था, न्यूज़पेपर फॉर्म किए थे और उन्होंने अपने डिमांड को लोगों के सामने रख रही थी, गवर्नमेंट के सामने रख रही थी इसके थ्रू। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड द राइट टू वोट ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन। लेकिन वो राइट टू वोट नहीं मिला जब भी इलेक्शन हुआ वहाँ पे। तो विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेड। देखो यहाँ पे बताया हुआ किस तरह से वुमेन का पोजीशन क्या था। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाया गया था उस समय इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड, उनको तो अलाउ किया गया था अंदर आने के लिए, बट ओनली एज ए ऑब्जर्वर, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें देखना था क्या हो रहा है। और दैट टू उनको पीछे गैलरी में सो एंड स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी में वहाँ रहना था, स्टैंड हुआ था, ना कि So question 28, what was the effect of revolution
in Europe from 1830 to 1848 on conservatives. So कंजर्वेटिव आपको पता है कि ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो चाहते हैं कि मोनार्की बना रहे। तो इनके ऊपर इन्होंने वियना कांग्रेस में दे ट्राई टू री एस्टैब्लिश कंजर्वेटिज्म और मोनार्की। तो जब रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ 1830 से 48 के बीच में, तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। Though the conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order. देखो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जो लिबरल मूवमेंट है उसको सप्रेस कर दे, और उन्होंने वो सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन जो दोबारा से कंजर्वेटिव आइडिया और रूल को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। The monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to liberal nationalist revolutionary. उनको ये लगा कि हम इस तरह से हमेशा जो लिबरल माइंडेड पीपल है वो रिवोल्ट करेंगे और हमेशा हम उनको सप्रेस करेंगे, इस तरह से चलने वाला नहीं है। तो हमें उनको यानी कि लिबरल नेशनलिस्ट को या लिबरल माइंडेड लोगों को कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में, तभी जाके ये चल पाएगा। ठीक है। सो आफ्टर 1848 द autocratic monarchies of Central and Eastern Europe begin to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो आपको पता है 1815 के पहले नेपोलियन था। नेपोलियन बहुत सारे बदलाव लेके आया था इकोनॉमी में, सोसाइटी में, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारे बदलाव जो है अब जो ईस्टर्न यूरोप के मोनार्क थे या सेंट्रल यूरोप के मोनार्की था वो अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम ये सारे बदलाव नहीं लाएंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फील्ड में, तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाए और हमेशा रेवोल्यूशन फेस करना पड़ेगा। Thus the serfdom and the bonded labor were abolished both in Habsburg domain and in Russia. ठीक है। तो इस तरह से सर्फडम मतलब होता है एक तरह से बॉन्डेड लेबर। ठीक है। पीजेंट्स होते थे जो कि देवर ऑलमोस्ट लाइक ए स्लेव, और बॉन्डेड लेबर में बधुआ मजदूर होते हैं। ऐसे सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। द हॉब्सबर्ग रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन। तो हॉब्सबर्ग रूलर जो था, उन्होंने अपने यहाँ जो हंगेरियन लोग रहते थे, हंगरी के लोग रहते थे, उनको बहुत सारे फ्रीडम दिए, ऑटोनॉमी दिए, इंटरनल रूल करने का अथॉरिटी और पावर दे दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है पेपर में। तो इसको हम देखते हैं कैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ। नेशनलिस्ट फीलिंग nationalist feeling were there among middle class German who in 1848 tried to unite different regions of German Confederation into a nation state by forming elected parliament Frankfurt। तो आपको पता है कि 1948 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टैब्लिश किया गया था जर्मन के लोगों के द्वारा, और ये फेल हो गया था क्योंकि आर्मी वगैरह ने इस चीज़ को सप्रेस कर दिया था। ठीक है। बट द एबव इनिशिएटिव दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट of liberals were suppressed by the combined forces of monarchy military supported by large landowners called junkers। एक नंबर क्वेश्चन आता है, हुआ जंकर्स, जो प्रशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनको जंकर बोलते हैं। तो मिलिट्री, मोनार्की और लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने जर्मन इलेक्टेड पार्लियामेंट जो था फ्रैंकफर्ट का, उसको सप्रेस कर दिया था और ख़त्म कर दिया था। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स पर्शिया टुक द लीडरशिप फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन अंडर द चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद जब मिडिल क्लास या लिबरल माइंडेड लोगों का जो अटेम्प्ट था थ्रू यूनाइट करना जर्मनी 39 स्टेट था जर्मनी के अंदर, प्रोविंसेस थे, उनको यूनाइट करने का जो स्टेप उठाएगा तो फेल हो गया। तो प्रशिया जो सबसे बड़ा प्रोविंसेस था आउट ऑफ 39, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जर्मन को यूनाइट करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटोमन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था वहाँ का। ठीक है। विद द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, और उसने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद दिया। ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को, और उनकी मदद से वो जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश करने लगा। देयर 3 wars वर
ओवर 7 ईयर्स विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। उसने 3 लड़ाई लड़ा, 7 सालों तक लड़ाई चला। और किससे किससे लड़ा? डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, बाय द पर्शियन अंडर बिस्मार्क। द वार एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री। और इस तरह से तीनों वार में तीनों कंट्री को उसने डिफीट कर दिया और केम आउट विक्टोरियस। द पर्शियन विक्ट्री कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इन विक्ट्रीज के बाद जो जर्मनी का यूनिफिकेशन जो था कंप्लीट हो गया। ठीक है। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। और इनको एम्परर बना दिया गया। अगर यहाँ तक भी आप लिख देते तो सही है, उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हो कि हु बिकम द पर्शियन किंग आफ्टर 1871, दैट इज विलियम फर्स्ट। ठीक है। सो द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और इस तरह से नए नए रिफॉर्म आना शुरू हो गया और जर्मनी एक डेवलप स्टेट बनना शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटली कैसे यूनाइट हुआ? देखो, इटली जो था, जैसे जर्मनी 39 स्टेट में बटा हुआ था, इस तरह इटली जो था छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था। और ये सारे पार्ट जो थे वो फॉरेन रूल करते थे। इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे टुकड़ों में इटली बटा हुआ था। देयर वाज सेवरल डायनेस्टिक रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द इटली। बहुत सारे डायनेस्टिक रूल था अलग अलग पार्ट में इटली में, अलॉन्ग विद द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। ये भी वहाँ रूल करता था। हब्सबर्ग एम्पायर भी ऑस्ट्रिया का एम्पायर था ये। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पीडमेंट, वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट हाउसेस। देखो क्या था ना, इटली जो था सिर्फ एक जगह, सार्डिनिया पीडमेंट एक प्रोविंस था, वहाँ पे इटली का राजा रूल करता था। और बाकी सारे एरिया जो था ये ऑस्ट्रिया ने कैप्चर कर रखा था, पैपल स्टेट ने कैप्चर कर रखा था, बहुत सारे एरिया साउथ में भी फ्रांस वगैरह ने कैप्चर कर रखा था। तो इस तरह से इटली छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था और वो सारे पार्ट फॉरेन रूलर का रूल में। सिर्फ सार्डिनिया पीडमेंट एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि इटालियन राजा रूल करता था। ठीक है। सो द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर, द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। ठीक है। सेंटर में पोप रूल करता था, नॉर्थ में हब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया का रूल करता था, और साउथ जो था वो बोर्बन डायनेस्टी जो था स्पेन का, वो रूल करता था। इस तरह से इटली पूरा अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था एंड डिफरेंट रूलर यूज्ड टू रूल देयर। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल लोकल वेरिएशन। सो इटालियन लैंग्वेज जो था वो भी सब जगह नहीं बोला जाता था और अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन था। तो इसकी वजह से लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था कि ये यहाँ ऐसे बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, ऐसे बोलने वाले लोग कहीं और रहते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि मैजिनी का क्या रोल था, ग्यूसेपे मैजिनी का क्या रोल था इटली को यूनिफाइड करने में। ही पुट टुगेदर द कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम अडॉप्ट किया इटली को यूनाइट करने के लिए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड हिज आइडिया कॉल्ड यंग इटली। इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा था, तो वो सब भी आप लिखने से चल सकता है। उसने यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया, यंग यूरोप भी बनाया था उसने। But the failure of uprising of 1831 and 1848 meant that the task of Italian unification now fell upon the Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II। ठीक है। अब क्या था कि आपको पहले दो रेवोल्यूशन हुए थे 1831 में और 1848 में। इन दोनों रेवोल्यूशन के फेलियर के बाद अब ऐसा लगने लगा कि जो इटली का यूनिफिकेशन है वो विक्टर इमानुएल II के अंडर में होगा, जो कि सार्डिनिया पीडमेंट का रूलर था। सार्डिनिया पीडमेंट मैंने बताया था ना, वो प्रोविंस था जहाँ पे कि इटली का राजा रूल करता था। ठीक है। और बाकी सारे पार्ट में अलग अलग बोर्बन डायनेस्टी, पोप का रूल था, नॉर्थ में हब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। ठीक है। रोल ऑफ कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर ऑल्सो लेड ए मूवमेंट टू यूनाइट द रीजन ऑफ इटली। इसने भी स्टेप उठाया था। ही बिलोंग टू ए वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइट्स। तो इटली के एलाइट क्लास के लोग जो कि बहुत ही रिच और वेल्दी क्लास के लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनसे बिलोंग करता था। दो ही टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली अलायंस विद फ्रांस, उसने फ्रांस के साथ अलायंस किया। सार्डिनिया पीडमेंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो नॉर्थ में जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थे
उनको डिफीट कर दिया। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो नॉर्दर्न पार्ट में ना, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का रूल था, और वो जो हॉब्सबर्ग एम्पायर जो था ना, वो रूल करता था यहाँ पे। तो उसको डिफीट किया फ्रांस की मदद से कैवर ने, ठीक है, और इस तरह से नॉर्दर्न पार्ट को फ्री करा लिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस। उसके बाद ग्यूस्पे गैरिबाल्डी, ठीक है, गैरिबाल्डी कौन था? अपार्ट फ्रॉम a regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Garibaldi joined the fray। और इसी जो ये फ्री कराने का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी में गैरिबाल्डी ने क्या किया कि बहुत सारे वॉलेंटियर आर्म्ड ट्रूप्स बनाए, ठीक है। ये रेगुलर ट्रूप से अलग थे, जो आर्मी थे उससे अलग थे। लोगों का ये मिलिशिया था, लोगों का आर्मी था, और इसका लीडर जो था वो गैरिबाल्डी था। इसने भी फ्री करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिली जो था वो अपने अंडर ले लिया, ठीक है। 2 सिसिली थे साउथ में। ही ऑल्सो सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू डिराइव द स्पेनिश रूलर। और फाइनली जो साउथ में जो स्पेन के रूलर थे, जो कि बुर्बन डायनेस्टी था, उसको उन्होंने डिफीट किया और सदर्न पार्ट को फ्री करा लिया। और इस तरह से अंडर विक्टर इमानुएल सेकंड इटली जो था वो एक यूनाइटेड इटली बन गया, एंड दिस लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। सो हमने देख लिया किस तरह जर्मनी और इटली यूनिफाइड हुआ। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कैटेगराइज द फैक्टर विच प्रॉम्प्टेड द बिल्डिंग अप ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एथनिक इन ब्रिटिश इटली। तो ब्रिटिश इटली मतलब 3 आइलैंड थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वाल्स और इंग्लैंड। तो कैसे इंग्लैंड ने बाकी सारे आइलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। सो एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंग्लिश नेशन। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और उसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आया। इट सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ। तो उन्होंने ट्रेड वगैरह के थ्रू और अपने जो वेल्थ उन्होंने अर्न किया था उसके थ्रू उन्होंने बाकी सारे आइलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इंग्लिश पार्लियामेंट, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज़ सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो वहाँ पे मोनार्की से पावर, पार्लियामेंट ने जो लोगों के चुना गया पार्लियामेंट था, उसने पावर अपने हाथ में ले लिया था। वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। तो यहाँ पे ना पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंग्लैंड को एक सुप्रीम पावर बनाने में, और यूनाइटेड किंगडम को इस्टेब्लिश करने में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि मोनार्की से पावर सारा पार्लियामेंट के पास आ चुका था 1688 में। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। According to this act, the United Kingdom of Great Britain was formed and Scotland merged into England. British Parliament became stronger। और उसके बाद क्या हुआ कि स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया गया ब्रिटेन से, और यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बनाया गया उसमें ज़्यादातर इंग्लैंड के मेंबर थे। सो ड्यू टू द एक्ट ऑफ 1807 यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म्ड एंड द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। तो यहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड के ज़्यादा मेंबर थे पार्लियामेंट में, दैट वाज द मेजर फैक्टर फॉर टू अपलिफ्ट द आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश। और इस तरह से लॉ के थ्रू, पॉलिटिकल पावर के थ्रू ब्रिटेन अपना आइडेंटिटी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। द सेटबैक टू स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड आइडेंटिटी। लेकिन स्कॉटलैंड जो था उसको भी ये चाहते थे मिलाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश के पॉलिसी के सामने वो टिक नहीं पाया, और फाइनली दे हैड टू बी यूनाइटेड विद ब्रिटेन, ठीक है। कैथोलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। देखो जो कैथोलिक वहाँ ज़्यादा थे स्कॉटलैंड में, और उन्होंने जब भी अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करते थे उनको सप्रेस कर दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और देयर नेशनल ड्रेस। देखो उनको जो कैथोलिक थे वहाँ के, उनको अलाउ नहीं किया जाता उनके अपने लैंग्वेज बोलने के लिए, अपना ड्रेस पहनने के लिए, ठीक है। वो आर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ द होमलैंड, उनको घर से निकाल दिया गया था, आई मीन उस एरिया से उनको भगा दिया गया था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेन दैट स्कॉटिश डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। अगर मान लो वहाँ पे इंग्लिश आइडेंटिटी को स्प्रेड किया जाएगा तो स्कॉटलैंड का अपना कल्चरल आइडेंटिटी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। सो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या रोल प्ले किया गया था पार्लियामेंट और यूनियन एक्ट ऑफ 1707 इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या रोल प्ले किया था, ये सब हमने देखा, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो था एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाता है और अपने में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को भी मिला लेता है। ठीक है, अब देखो वाई इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम कंसिडर टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। क्यों ये बहुत लंबा प्रोसेस मानते हैं? देयर वॉज ए ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century। द ब्रिटिश इसलिए वॉज इनहैबिटेड बाय द एथनिक पीपल सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड थे और इन आइलैंड में अलग अलग जो एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। तो ये 4 ग्रुप के हैं। बट द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। धीरे धीरे इंग्लैंड जो था वो स्ट्रांग बनना शुरू हो गया। इंग्लैंड जो था स्ट्रांग बनना हुआ और अपना पावर को स्प्रेड करने लगा जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारा वेल्थ इन्होंने अर्न किया। तो इन 1688 द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की एंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहाँ क्या हुआ कि पहले ब्रिटेन में मोनार्की था, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट ने मोनार्की को हटाकर सारा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने जो आसपास के आइलैंड थे उसको मिला के ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म करते हैं। इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड वाज मर्ज। तो इस एक्ट से 1707 का एक्ट से स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया गया। आयरलैंड वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड जो था कैथोलिक थे वहाँ के और प्रोटेस्टेंट भी थे वहाँ पे। मैंने बता रखा प्लेन कल्चर में व्हाट इज कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक कंट्री। और इंग्लैंड के जो लोग थे वो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। उन्होंने जो लोग आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे उनको सपोर्ट करने लगे और इंग्लैंड का सपोर्ट से प्रोटेस्टेंट जो थे डोमिनेट करने लगे और कैथोलिक को सप्रेस करने शुरू कर दिया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय उल्फे टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे रिवोल्ट हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड में, और आयरलैंड जो था वो ये हो गया आपका न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। बाद में इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करते हुए एक ब्रिटिश नेशन बनाया गया। द सिंबल ऑफ न्यू द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक। ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। यूनियन जैक जो था ब्रिटिश फ्लैग था। और द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। और इस तरह से ब्रिटिश जो है अपना कल्चर को प्रमोट करना, पॉलिटिकल सिंबल को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हाउ वाज द नेशन विजुअलाइज इन 18th and 19th century। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो व्हेन the abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing, it is called allegory। so आ सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन कि जब हम abstract मतलब होता है कि ये ऐसा आइडिया जो कि हम मेटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं, उस आइडिया को हम जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ग्रीड हो गया, ऐसे को हम जब एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्सन के थ्रू या किसी थिंग के थ्रू तो उसको एलोगरी बोलते हैं। सो 18th and 19th century आर्टिस्ट पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए नेशन इन एलोगरी। आमतौर से इंडिया को हम भारत माता के फॉर्म में देखते थे, तो ये है एलोगरी है। ठीक है, सो आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन एज ए फीमेल figure which did not stand for any particular woman but gave the abstract idea of nation as a concrete form। इस तरह से नेशन, वैसे तो नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, लेकिन जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं एक फीमेल फिगर के थ्रू देन इट टेक सम कॉन्क्रीट फॉर्म। दैट द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी फॉर नेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल फिगर टू पोर्ट्रे आइडिया सच ए लिबर्टी, जस्टिस। आज देखो न्याय की मूर्ति होती है, ठीक है, न्याय की मूर्ति जो कि फीमेल फिगर है, रिपब्लिक, ये सब सिंबल्स और ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज किया गया। फॉर एग्जांपल रेड कैप और ब्रोकन चेन रिप्रेजेंटेड द लिबर्टी। ये याद करना 1 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है कैरिंग पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, ये जस्टिस रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है?
जस्टिस, ठीक है। सो इन फ्रांस सी वाज क्रिस्टियन मारियामे, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच रिप्रेजेंटेड आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो ठीक है, सो ये एक वेमेन फिगर है जिसका नाम है क्रिस्टियन मारियामे, ठीक है, मारियाने, और पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उसको वहाँ पे नेशन का आइडिया दिया गया। सी इज शोन वियरिंग रेड कैप ट्राई कलर कॉकेडी। The statue of Mariamne was erected in public square to remind people of national symbol and unity. और मारियाने इमेज वाज मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प पे भी यूज़ किया गया। इन जर्मनी जर्मन बिकम द एलिगोरी फॉर जर्मन नेशन, ठीक है, जर्मानिया बिकम द एलिगोरी फॉर जर्मन नेशन यहाँ पे। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मन वियर ए क्राउन ऑफ ओक लीव एज ए जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द बाल्कन इशू। बाल्कन इशू क्या था ये, और हाउ डिड इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो द मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप इन 1871 आफ्टर 1871 वाज द called Balkan issue. The Balkan was a region of geographical and ethical variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, बोस्निया हर्जगोविना, सल्वानिया, सर्बिया, मोन्टेग्रो, ये सारे स्टेट जो हैं इनको हम बाल्कन स्टेट बोलते हैं। और ये जो था हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लैब्स, और यहाँ के लोगों को आमतौर पे स्लैब्स के नाम से जानते हैं। और ये जो था ऑटोमन एम्पायर टर्की के अंडर में था, लेकिन टर्की धीरे धीरे वीक होने लगा। सो ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, टर्की के अंडर में था, ठीक है। सो धीरे धीरे रोमांटिक आइडिया स्प्रेड होने लगा, और यहाँ भी लोग एस्पायर करने लगे फ्री करने के लिए। देन दे फॉट, और बाई 20th सेंचुरी हम देखते हैं कि टर्की जो था वीक होना शुरू हो गया था, और उसके बाद ये लोग टर्की से लड़के अपने आप को फ्री कराएं, और फाइनली इन लोग आपस में लड़े अपने स्टेट को कार्व आउट करने के लिए, एंड ऑल दी फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। सो ये था बाल्कन इशू के बारे में, और होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।